नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, ये हमारा यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर आज हम बात करेंगे डे 2 के लेक्चर नंबर 1 की। तो चलिए फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, अब तक हमने जो है 43 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को करने के लिए दिया गया था, जहाँ पे पूछा गया था कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन था आपके पास, पहला, बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। दूसरा, यह संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 20वां शिखर सम्मेलन था। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना था आपको। ऑप्शन था ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता जो है यह की गई थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। इस बार का जो एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 था, यह पूरी की पूरी तरह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था, यानी कि आभासी रूप से आयोजित किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 नवंबर 2020 को। ठीक है, 10 नवंबर 2020 को एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, वर्चुअली या फिर आभासी रूप में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी एससीओ के बारे में। तो देखिए, एससीओ का जो है 8 मेंबर हैं। एससीओ में कुल कितने, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में कुल 8 सदस्य हैं, जिनके नाम है क्रमशः चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कितने हो गए बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 सदस्य हैं एससीओ के। कौन कौन से, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा इसके 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जिनके नाम हैं अफ़गानिस्तान, बेलारूस, रूस नहीं बेलारूस, ठीक है, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान। ये सभी एससीओ के ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अगले वर्ष के लिए देखिए, अभी 2020 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था रूस के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, और अगले वर्ष यानी कि 2021 और 22 के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई है तजाकिस्तान को। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को। अब थोड़ी सी बात करते हैं एससीओ के बारे में। और देखिए, एससीओ का सचिवालय कहाँ पर है, तो एससीओ का सचिवालय है बीजिंग में, और इसका एक अपना आतंक निरोधी संगठन भी है, जिसके बारे में यूपीएससी द्वारा या फिर आईएएस के पेपर में पूछा गया था, जिसका नाम है रैट्स। पूरा नाम इसका है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। क्या नाम है पूरा, तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर पूरा नाम है रैट्स का, जो कि एससीओ का ही एक स्ट्रक्चर या फिर संगठन है, और यह काम करता है आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाँ, जो लेक्चर्स आप लोगों को नहीं मिले थे उसके लिए रीज़न इतना था कि जो एनसीईआरटी की पीडीएफ बनाई जा रही है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 250 से 300 पेज के आसपास की है, और अभी भी उसका केवल 150 पेज ही बन पाया है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये पहला पार्ट के रूप में आपको दे दूँ, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वह आपको सेकेंड पार्ट के रूप में दे दूँ। लेकिन देखिए करता क्या हूँ, या फिर जैसा आप लोगों को सही लगे। फिलहाल यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं, और इनको आपको सुमेलित करवाना है। एक तरफ जो है स्ट्रेट या फिर जल डमरू मध्य दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा गया है। जल डमरू मध्य होते क्या हैं, तो देखिए, दो भूमियों के बीच में ये जो छोटी सी रेखा होती है, जो एक सागर से दूसरे सागर या फिर एक बड़े जल के भाग को दूसरे बड़े जल के भाग से जोड़ती है, उसको बोला जाता है जल डमरू मध्य। यह जल की एक छोटी सी रेखा होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताइए। ऑप्शन है आपके पास, ए यूकाटन इटली और अल्बानिया के बीच, बी ओरंटो मैक्सिको और क्यूबा के बीच, सी मलक्का
ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच, या फिर डी टोरेस इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। ऑप्शन है आपके सामने, ए 1 2 4 3, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1, या फिर डी 1 2 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूकाटन स्टेट देखिए मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है, और ओरंटो स्टेट जो है यह आपका इटली और अल्बानिया के मध्य स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा मलक्का स्टेट है, तो यह है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। और सबसे अंतिम जो टोरेस स्टेट है यह जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ओरंटो स्टेट इटली और अल्बानिया के बीच स्थित है। यूकाटन जलडमरू मध्य जो है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। मलक्का जलडमरू मध्य जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। और टोरेस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। एक बार यहाँ पर देख लीजिए फिर से, जलडमरू मध्य होता क्या है, तो दो भूमि के भागों के बीच में देखिए यहाँ पर दो भूमि के भाग हैं, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, और इनके दोनों तरफ विशाल जल के भाग हैं। तो इस विशाल जल के भाग को जोड़ने वाले छोटे जल के भाग को बोलते हैं हम लोग जलडमरू मध्य या फिर स्ट्रेट। अब जाहिर सी बात है, जब दो भूमियों के बीच में गैप होगा और दोनों तरफ पानी होगा तो वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो यही जहाँ से या जिस जगह से ये लोग मिलते हैं इसी को बोला जाता है स्ट्रेट या फिर जलडमरू मध्य। किसे? तो इसे बोला जाएगा, ये जो पीली वाली रेखा है इसे बोला जाएगा जलडमरू मध्य या फिर स्ट्रेट। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह स्वर्णिम अर्धचंद्र या फिर गोल्डन क्रेसेंट का निर्माण करता है? ए भारत नेपाल चीन, बी ईरान पाकिस्तान चीन, सी पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, या फिर डी भारत भूटान बांग्लादेश। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान, यह सभी मिलकर के स्वर्णिम अर्धचंद्र या फिर गोल्डन क्रेसेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब स्वर्णिम अर्धचंद्र के नाम से ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा या आश्चर्यचकित मत होइएगा कि हमारा देश है नहीं स्वर्णिम अर्धचंद्र में, और ये तीनों देश हैं। तो देखिए, ये जो स्वर्णिम अर्धचंद्र बोला जाता है यह विश्व के सबसे बड़े अवैध अफीम के उत्पादक देशों को बोला जाता है। अब खुश हुए? अवैध अफीम के उत्पादक देशों को बोला जाता है गोल्डन क्रेसेंट या फिर स्वर्णिम अर्धचंद्र। ठीक है, और उनमें प्रमुख रूप से यही तीन देश हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान। जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये अफीम के उत्पादक हैं, जबकि ईरान में अफीम का उत्पादन नहीं होता है। यह एक पारगमन देश के रूप में कार्य करता है, यानी कि अफगानिस्तान से आ गया अफीम, यहाँ ये पाकिस्तान से आ गया अफीम, और इन दोनों का अफीम जो है इस देश के रास्ते होकर के विश्व में अन्य क्षेत्रों में जाता है। ठीक है, और इनमें भी अफगानिस्तान जो है यह अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, देखिए पूरी दुनिया में 5020 मीट्रिक टन जो है अफीम का उत्पादन होता है, जिसमें से अकेले अवैध अफीम का उत्पादन होता है, जिसमें से अकेले 4950 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन मात्र और मात्र अफगानिस्तान में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ईरान अफीम का उत्पादक देश नहीं है, एक पारगमन देश है, यानी कि यहाँ से अफीम का जो है वह ट्रांसपोर्ट होता है विभिन्न देशों में। भूलिएगा मत इस चीज़ को, जैसे आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और मैं बोलना। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, ए ऊर्जा जूल, एक तरफ जो है मात्रक दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है संबंधित इकाइयाँ दी हुई हैं। ठीक है, ए ऊर्जा जूल, बी दाब न्यूटन, सी तापमान रैंकिन, या फिर डी ज्योति तीव्रता कैंडला। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ज्योति तीव्रता या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला होता है,
इसके अलावा टेम्परेचर का मात्रक जो है यह रैंकिन होता है। इसके अलावा टेम्परेचर को सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट आदि इकाइयों में भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जबकि जो न्यूटन है यह बल का मात्रक होता है, यानी कि फोर्स का मात्रक होता है, और दाब का मात्रक होता है एटीएम, एनी टाइम मशीन, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म बताइए जरा आप लोग, तो देखिए कितना साइंस पढ़ा है आप लोगों ने। पास्कल, बार, यह सभी जो है वह दाब को व्यक्त करने की इकाइयां हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दो कथन दिए हुए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण आर बताया गया है। यहाँ पर कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। तो चलते हैं फिलहाल कथन ए की तरफ, जहाँ बताया जा रहा है कि ठंड के दिनों में पीतल का फ्लास्क लकड़ी के गिलास से ज़्यादा ठंडा लगता है। कारण आर बताया जा रहा है कि पीतल की विशिष्ट ऊष्माधारिता लकड़ी की तुलना में अधिक होती है। कूट का प्रयोग करना है और कूट है आपके पास ए, सही उत्तर बताना है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है, या फिर डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है यह लकड़ी की ज़्यादा है बजाय के पीतल की, ठीक है। होती क्या है विशिष्ट ऊष्माधारिता, यह पहले यहाँ पर जान लीजिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 इकाई अगर किसी की ऊष्मा बढ़ानी हो तो उसके लिए जितने द्रव्यमान या फिर जितने मास की एनर्जी या ऊष्मा, जितने मास की ऊष्मा चाहिए होगी या हीट चाहिए होगा उसको, उसी को बोला जाता है, इसी द्रव्यमान को बोला जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता, ठीक है। जो कि लकड़ी की ज़्यादा होती है बजाय के पीतल की। पीतल जल्दी गर्म होगा, लकड़ी देर से गर्म होगी, ठीक है। तो उसको ऊष्मा के ज़्यादा द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, ऊष्मा के ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी गर्म होने के लिए बजाय के पीतल के, ठीक है। अब बात करते हैं पहले कथन की। तो देखिए पीतल जो है वह ऊष्मा का सुचालक है। क्या है? तो ऊष्मा का सुचालक है पीतल। जब कोई व्यक्ति पीतल के फ्लास्क को छुएगा, मान लीजिए यह पीतल का कोई जगह है, आपने इसे टच किया, तो तापमान के अंतर के कारण इसका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा, आपका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा या थोड़ा सा गर्म होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको छुआ और यह ऊष्मा का चूंकि सुचालक है, तो आपके अंदर की जो गर्म ऊष्मा या फिर हीट है वह जो है पीतल के फ्लास्क या फिर धातु में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिस कारण से आपको ठंड का अनुभव होता है, ठीक है। इसीलिए ठंडे दिनों में पीतल का फ्लास्क लकड़ी के ग्लास की तुलना में ज़्यादा ठंडा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। थोड़ा और जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2015, बी 2016, सी 2019 या फिर डी 2020। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 2016 में शुरू किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 17 दिसंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पूछने का मतलब क्या है। तो देखिए हाल ही में कोविड-19 के दौरान इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई थी, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को या फिर 80 करोड़ गरीबों को जो है मुफ्त में अनाज दिया गया था 3 महीनों तक, ठीक है। जिसके अंतर्गत 5 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा था और 1 किलोग्राम दाल दी जा रही थी। क्या दिया जा रहा था? 5 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा था, गेहूं या चावल, और 1 किलो जो है वह दाल दिया जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा इसी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो कोविड-19 के दौरान इसके दूसरे फेज में जो जारी की गई थी, उसके अंतर्गत ही 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये प्रतिमाह दिए गए 3 महीने तक, ठीक है। और साथ ही साथ जो मनरेगा है उसके अंतर्गत भी मजदूरी में वृद्धि कर दी गई 20 रुपये की, और यह बढ़ कर के हो गई 202 रुपये, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इस
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। ठीक है, शुरुआती तौर पर इसकी शुरुआत कैसे की गई थी, तो 17 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि इस योजना के साथ साथ एक घोषणा की गई और उसमें कहा गया कि जिन व्यक्तियों के पास अघोषित आय है वे अपनी आय की घोषणा कर दें, बदले में सरकार जो है उन पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई या अभियोजन नहीं करेगी, लेकिन उनकी कुल अघोषित आय का 50% जुर्माना के स्वरूप वसूल कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उनकी कुल आय का 50% जुर्माने के स्वरूप वसूला जाएगा। 50% जुर्माने के स्वरूप वसूला जाएगा। 25% जो है वह गरीब कल्याण योजनाओं के लिए काम में ली जाएगी और बचा 25% वे उनके पास रख सकते हैं, लेकिन इस 25% को 4 वर्ष बाद बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। तो ठीक इसी 25% से ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, या फिर जो कोविड-19 में मदद की गई या फिर जो सहायता दी गई लोगों को, वह गरीब कल्याण योजना के थ्रू ही दी गई थी। चलिए ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और गिरावट का एक चक्र बनता है। ऑप्शन है ए डार्क वेव परिघटना, बी काब वेव परिघटना, सी स्पाइडर वेव परिघटना या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए काब वेव परिघटना। देखिए होता क्या है काब वेव परिघटना कि मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में भी उतार चढ़ाव हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप जो है गिरावट अथवा वृद्धि हो सकती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं काब वेव परिघटना। भी समझाता हूँ आपको चीज़ों को, पहले इसकी डिफिनीशन समझिए होता क्या है। तो देखिए पहले आप समझ लीजिए एक छोटी सी चीज़। देखिए मान लीजिए कि पिछले साल यानी कि 2019 में दालों का मूल्य बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मान लीजिए 2019 में दालों की कीमत जो है यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसको किसी किसान ने एक किसान ने उसको देखा, उसको लगा कि जो है हाँ भैया दालों का मूल्य पिछले साल बढ़ गया, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि 2020 में भी दालों का मूल्य जो है वह अधिक होगा। इस कारण ए ने जो है अपने खेतों में दालें लगा दी। लेकिन इसी को बी ने भी तो देखा कि भैया दालों का मूल्य 2019 में बढ़ गया था तो 2020 में बढ़ेगा, तो बी ने भी दालें लगा दी। सी भी यही चीज़ देख रहा था, सी ने भी देखा कि भैया दाल का दाम बढ़ गया, तो सी ने भी दाल लगा दी। अब हुआ क्या कि 2019 में तो आपूर्ति कम थी ना, लेकिन 2020 में जो है आपूर्ति अधिक हो गई। किसकी? दालों की। तो दालों के दाम में उम्मीद के अनुसार जो है वह वृद्धि नहीं हुई, बल्कि इसमें गिरावट हो गई 2019 की अपेक्षा। ठीक है, तो इसी परिघटना को या फिर इसी को बोला जाता है काब वेव। इसकी चर्चा जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में भी की गई है और सीधे सीधे इसी उदाहरण की बात करता है। ठीक है, और दाल के ही उदाहरण को वहाँ पर ले करके समझाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डिफिनीशन क्या है? तो मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और गिरावट हो सकती है। ठीक है, इसी का उल्टा आप ले लीजिए। मान लीजिए दालें सस्ती हो जाती तो किसान लगाते ना, अब किसान लगाते ना तो दालों की कीमत अगले वर्ष तो बढ़ ही जाती। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। दूसरा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न तो दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल और केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आपको पूरा का पूरा जो है पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में डिटेल से बताया था मैंने, जब मैं ज्योग्राफी वाले टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहा था। शायद टेस्ट नंबर 2 था क्या, देख लीजिएगा आप लोग।
तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि 3 तरीके के पिरामिड होते हैं। वे 3 तरीके के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नंबर या फिर संख्या पिरामिड, दूसरे होता है ऊर्जा पिरामिड, और तीसरे होता है बायोमास पिरामिड। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। दूसरे होता है बायोमास पिरामिड और तीसरे होता है ऊर्जा पिरामिड। खैर, आप इनको किसी भी क्रम में लिख देंगे, क्रम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये याद रखना होगा कि ये बनते कैसे हैं। तो देखिए, फिर से मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, ऊर्जा का सबसे पहले बात करते हैं संख्या पिरामिड की या फिर नंबर पिरामिड की। तो देखिए, संख्या पिरामिड जो है यह घास स्थल और इसके अलावा तालाबों में सीधा बनता है, जबकि संख्या पिरामिड जो है यह क्या कहते हैं, संख्या पिरामिड जो है यह आपका उल्टा बनता है जंगलों में। कहाँ पर? वन क्षेत्र में संख्या पिरामिड आपका उल्टा बनता है। जंगल मैंने बोल दिया। देखिए, फिर से बता दे रहा हूँ। तो घास स्थल और तालाब तंत्र में संख्या पिरामिड जो है वह सीधा बनता है और वनों में संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। रीजन क्या है कि वन में एक पेड़ पर जो है कई चिड़िया रहती हैं, ठीक है, नंबर्स गिने जाते हैं ना, तो कई चिड़िया रहती हैं, ठीक। और इसके अलावा इन पर कई प्रकार के कीट रहते हैं जो कि और छोटे होते हैं, और इन कीटों पर कई प्रकार के परजीवी रहते हैं जो कि और छोटे और जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन किस पर रह रहे हैं? पेड़ पर रह रहे हैं, जबकि अन्य तंत्रों में यह चीज़ें उल्टी होती हैं। इसके अलावा बात करें अगर बायोमास पिरामिड की, तो देखिए, बायोमास पिरामिड 2 तरीके से बनता है। एक तो होता है स्थलीय बायोमास पिरामिड और दूसरे होता है जलीय बायोमास पिरामिड। स्थलीय बायोमास पिरामिड हमेशा आपका सीधा बनता है, यहाँ पर उल्टा दिया है, ठीक है, और जलीय बायोमास पिरामिड हमेशा आपका उल्टा बनता है। रीज़न क्या है? तो स्थल पर देखिए, आप लोग पेड़ जो हैं, ठीक है, शुरुआत हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता से कीजिए, तो आपको चीज़ें आप प्राथमिक उत्पादक से करेंगे, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता पे जाएंगे और फिर जो है मांसाहारी पर जाएंगे। इस प्रकार से आप शुरुआत करेंगे तो कभी भी बायोमास पिरामिड में या फिर किसी भी पिरामिड में आप लोग कन्फ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। तो देखिए, पेड़ों का भार वजन ज़्यादा होता है स्थल पर, आपने देखा भी है, जानते भी हैं। तो यहाँ पर पेड़ हैं, इनका बायोमास या फिर इनका वेट ज़्यादा है। इसके बाद इन पर आश्रित पक्षी पशु पक्षी इनका वेट होता है, और फिर जो है उनको खाने वाले का वेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बायोमास पिरामिड में हम देखेंगे कि स्थलीय तंत्रों पर बायोमास जो पिरामिड होता है स्थलीय तंत्रों पर वह सीधा बनता है, जबकि जलीय बायोमास पिरामिड उल्टा बनता है, ठीक है, क्योंकि इनमें जो भारी मछलियाँ होती हैं वे जल के ज़्यादा अंतर होती हैं, जबकि जो पाद प्लवक या जो छोटे पेड़ होते हैं वे जो है जल के ऊपरी भागों पर तैरते आपको दिख जाते हैं। वहीं पर बात करें ऊर्जा पिरामिड की, तो यह हमेशा सीधा रहता है। 10% ऊर्जा ट्रांसफार्म का रूल चलता है, एक से दूसरे में 10% ऊर्जा जो है वह ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र संदर्भित करता है एक ऐसे क्षेत्र को जहाँ कार्बन उत्सर्जन कार्बन संचय से अधिक हो, बी कार्बन उत्सर्जन के साथ संतुलित कार्बन संचय वाले क्षेत्र को, सी आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को, या डी शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्र को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को कार्बन पॉजिटिव कहा जाता है, ठीक है। यह स्थिति जो है यह शून्य कार्बन या फिर कार्बन न्यूट्रल वाले क्षेत्र को बोला जाता है। वास्तव में होता क्या है कि मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी ख़राब है, तो ये मान लीजिए कि ये आपका घर है। आपने अपने घर पे जो है सोलर पैनल लगा के रखा हुआ है, और आप उतनी सोलर पैनल से उतनी बिजली बना दे रहे हैं जितनी बिजली आपको अपने घर में खर्च करनी है 1 वर्ष में। तो आपके घर की स्थिति क्या होगी? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन या कार्बन न्यूट्रल या फिर शून्य ऊर्जा अथवा शून्य उत्सर्जन वाली होगी, ठीक है। अथवा चक्कर मत पड़िए, कार्बन न्यूट्रल एक इंग्लिश का शब्द याद रख लीजिए। आप बगल में देखेंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में एक ही शब्द कार्बन न्यूट्रल देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर कार्बन शून्य की अवस्था में आप लोग पहुँच जाएंगे। वहीं पर मान लीजिए कि आपके घर को चाहिए साल भर में 5 यूनिट बिजली, और आप जो है साल भर में उत्पादित कर रहे हैं 6 यूनिट बिजली, तो वह 1 यूनिट जो बिजली बच रही है वह आपका कार्बन पॉजिटिव है, और उसका मतलब यह है कि आप आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इसे आप ग्रिड में बेच दीजिए और पैसे का भी भरपूर मजा लीजिए, पैसे भी कमाइए।
नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है? ए नामदफा टाइगर रिजर्व, बी परिम्बकुलम टाइगर रिजर्व, सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व या फिर डी पन्ना टाइगर रिजर्व। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा भारत के 20वें बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है और यह मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है जिसको इस प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का 5वां ऐसा टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य है जिसको यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर का दर्जा प्रदान किया गया। भारत का 20वां और मध्य प्रदेश का 5वां। ठीक है, बात करते हैं थोड़ी सी पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है केन नदी। यह भारत की स्वच्छतम नदियों में से एक है और यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। ठीक है, इसके अलावा यह इस केन नदी में घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीव रहते हैं। घड़ियाल मगर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, घड़ियाल मगर नहीं, घड़ियाल और मगर आप लोग अलग अलग से दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना भी इसी पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। फिलहाल अन्य के बारे में आप कमेंट बताइए। और एक चीज़ और जान लीजिए, जब 20वां यह पन्ना टाइगर रिजर्व बना है, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया, तो भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को द्वारा दर्जा प्रदान किया गया है? 20 है। ठीक है, इन सभी के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा, 2-3 बार याद हो जाएगा, कहीं लिख करके लगा लीजिए। नेक्स्ट, मिशन सागर द्वितीय के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज का उपयोग मित्र विदेशी देशों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था? ए INS सतपुड़ा, बी INS कुठार, सी INS ऐरावत या फिर डी INS विक्रांत। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, INS ऐरावत का प्रयोग किया गया था मिशन सागर द्वितीय के तहत ताकि मित्र विदेशी देशों को सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, इसके तहत जो है सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और इरिट्रिया, इन सभी को खाद्य सहायता की आपूर्ति प्रदान की गई थी कोविड-19 महामारी के दौरान। सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए, उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यापक है, बी, उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार संकीर्ण है, सी, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने में समान अधिकार प्राप्त है, या फिर डी, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय सामान्य विधिक अधिकारों पर भी रीट जारी कर सकता है। बताइए कौन सा कथन जो है वह सही है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता के संदर्भ में। चलिए, इसका जो सबसे सही आंसर है ना, देखिए सही तो आप इसे भी बोल सकते हैं और आप इसी से कन्फ्यूज होंगे, लेकिन इसका सर्वोच्च सत्य आंसर या फिर सर्वोच्च रूप से अच्छा आंसर जो बोला जाता है उसको बोला जाएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, और यहाँ पर भी आंसर नंबर बी ही इसका सही आंसर है कि हाई कोर्ट की तुलना में सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार संकीर्ण है और इसी की व्याख्या यहाँ पर ये वाला विकल्प करता है कि उच्चतम न्यायालय जो है वह केवल और केवल अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों पर ही रीट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय सामान्य विधिक अधिकारों जैसे कि आपका प्रॉपर्टी वाला अधिकार हो गया ना, राइट टू, वो क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर 301 का जो अधिकार हो गया आपका प्रॉपर्टी का एक्ट जो हो गया, उसके लिए भी जो है रीट जारी कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय जो है यह सामान्य विधिक अधिकारों को लेकर के, काम का अधिकार हो गया आर्टिकल 42 में जो है आपका,
और साथ ही साथ संघ संगठन कुछ भी चीज़ों का अन्य अधिकार हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गए आपके, इन सब के लिए भी उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ की इसी कथन की व्याख्या यानी ऑप्शन नंबर बी की व्याख्या ऑप्शन नंबर डी में की गई है। उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट द्वारा रीट जारी की जाती है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, एक बार आर्टिकल आप लोग जरूर क्रॉस चेक कर लिया करिए, क्या पता मैं कुछ इधर उधर गलत बता दूं, और फिर कमेंट करके बता भी दिया करिए कि यहाँ पर मैंने गलत बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? पहला, किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक नियुक्ति है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के साथ परामर्श के बाद की जाती है जब वह इसे आवश्यक समझता है। तीसरा, एक राज्यपाल के अधीन भारतीय राष्ट्रपति के समान एक राज्यपाल के पास भी मृत्युदंड को क्षमा देने की शक्ति होती है। चौथा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर चुनना है और बताना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है कथन। ठीक है, ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 2 या फिर डी केवल 2 और 3। फिर से आप कथन देखिए, ऑप्शन भले बाद में लगाइए, कथनों पर जरूर ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 के तीनों गलत हैं सिवाय इसके कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। यह बिल्कुल सही कथन है। आर्टिकल जरा आप लोग बताइए कि किस आर्टिकल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। हालांकि कंडीशंस मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देगा, महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हुआ या मृत्यु या अथवा अन्यथा यानी कि राष्ट्रपति की बीमारी के कारण भी उसका पद रिक्त हुआ। हालांकि यह अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, फिलहाल बात करें इन सभी कथनों की तो देखिए, राज्यपाल का पद जो है यह केंद्र सरकार के अधीन एक नियुक्ति नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक पद है। हालांकि राज्यपाल जो है वह राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के जजों से परामर्श किया जाता है और उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाती है, न कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ। तीसरी बात, राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति में यही तो अंतर है कि वह राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ए अनुच्छेद 75 में, बी अनुच्छेद 164 में, सी ए और बी दोनों में या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही सही हैं। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 75 के 3 में, ठीक है, 75 खंड 3 या फिर सब क्लास 3 में दिया गया है, जहां पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति या फिर यूं कहें तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 164 सब क्लास 2 या फिर 164 खंड 2 में जो है राज्य की मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? ए एनी बेसेंट, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी लाला लाजपत राय।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वर्ष 1917 में, और यह कहाँ पर अध्यक्ष चुनी गई थी या फिर इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस की कहाँ पर अधिवेशन आयोजित हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, काफ़ी चर्चित प्रश्न रहता है हर बार का, कभी किसी न किसी पीसीएस परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की जो है, एक सेकंड रुकिएगा आप। चलिए देखिए, एनी बेसेंट जो है यह 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी जो है यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे मद्रास अधिवेशन में। किस सन में बने थे ये ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 1887 में। ठीक है, 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस के एक विशेष लाला लाजपत राय ने जो है कांग्रेस के एक विशेष सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह विशेष सत्र आयोजित किया गया था कलकत्ता में वर्ष 1920 में। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बाकी अब से थोड़ी देर बाद यानी कि लगभग 2 से 3 घंटे बाद जो है आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा इसका। याद रखिए, निश्चित रूप से हम जो है अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे हर हाल में। ठीक है, और कोशिश ये होगी कि आज इससे आगे निकले करीब करीब 100 क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज़ को ख़त्म किया जाए। फिलहाल मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन करेंगे प्रयास ऐसा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।